अच्छा, ये हमारी दूसरी वीडियो है जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से है। यहाँ पे हम अब मेथड एनालिसिस समझने जा रहे हैं। मेथड एनालिसिस बिल्कुल वही है जो कि हमने प्रोसेस मेजरमेंट में समझा था, जहाँ पे मैंने आपको बर्गर की बनाने वाले की एक मिसाल दी थी कि बर्गर बनाने वाले को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो काफ़ी रिपीटेटिव किस्म की एक्टिविटीज कर रहा होता है। बन काटता है, उसको तवे पे घुमाता है, फिर तवे पे जब वो एक खास तरह से सिक जाती है तो कबाब को रोल कर, कबाब को जो है वो तेल में डाल देता है, वो भी इसको भी गर्म करता है या इसको तलता है। फिर एक वक्त आता है कि वो कबाब को स्प्रेड करता है बन के ऊपर, फिर उसमें चटनी डालता है। लाइक वाइज वो सारे काम कर रहा होता है ना। तो ये काम रिपीटेटिव कर रहा होगा अगर आप गौर से देखें तो। मेथड एनालिसिस इसी चीज का नाम है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पिछली स्लाइड में दिखाऊं आपको, तो मेथड एनालिसिस के अंदर क्या हो रहा है, अ डिटेल स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस ऑफ हाउ अ गिवन जॉब इज परफॉर्म। और इसमें हम बहुत ही आसानी से ये चीज देख सकते हैं कि कौन सा काम वो कर रहा है जो कि वैल्यू एड कर रहा है, और कौन सा काम ऐसा है जो कि नॉन वैल्यू एडिड है। और ये टिम वुड के थ्रू आप दोबारा से दिमाग में रिकॉल कर सकते हैं। यानी अगर वो बर्गर लेने के लिए साइड पे जा रहा है बार बार 4 कदम चलकर, तो इट मीन्स कि वो नॉन वैल्यू एडिड है। वो बर्गर्स को या बन्स को करीब रखे तो शायद एक आर्म लेंथ के अंदर से चीजों को उठाकर वो कर सकता है। तो इसमें वैल्यू एडिड और नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज को हम सॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैथड एनालिसिस के अंदर जो स्टेप्स हैं वो देख लें कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन से ऑपरेशंस को हम एनालाइज करने जा रहे हैं, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ अब मैं। और सेकेंडली ये कि गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन के इर्द गिर्द हमें चाहिए होती हैं वो भी हम देख रहे होते हैं एनवायरनमेंट के लिहाज से और बाकी चीज़ें। हम एम्प्लॉय से भी बात करते हैं कि भाई वो किस माइंड सेट पर है अभी, ठीक है, और एक्सपर्टीज का लेवल हम जान रहे होते हैं, उससे सवाल जवाब कर रहे होते हैं, खुद भी समझ रहे होते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या क्या करने वाला है, किस तरह से करने वाला है। हम उस जो भी वो काम कर रहा होता है उसको चार्ट करते हैं, चार्ट से मुराद उसका फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। हम हर स्टेप को जब चार्ट बना लेते हैं तो उसको हर स्टेप को एवेल्युएट करते हैं कि भाई ये काम होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये सही सीक्वेंस में हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम हर चीज को रीअसेस कर रहे होते हैं या असेस कर रहे होते हैं। हम उस रीअसेसमेंट के बाद रिवाइज करते हैं उस चार्ट को, ताकि इंप्रूवमेंट की तरफ ले जा सकें। जो जो चीज़ें हमें खराब नजर आती है, जो जो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज हैं, उनको रिड्यूस करके हम एक नए ऑपरेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो देखा जाए तो मेथड एनालिसिस एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट की फिलॉसफी भी है, जिसके अंदर हम एज इज को टू बी की तरफ मूव कर रहे होते हैं। यानी एज इज का मतलब जो करंटली काम हो रहा है उसको प्लॉट करते हैं और उसको फिर थोड़ा सा एवेल्यूएट करके टू बी पे की तरफ, यानी कि जो होना चाहिए, जो आइडियली बेहतर कर सकता है चीज़ों को, उस तरफ मूव कर रहे होते हैं, यानी गैप को फुलफिल कर रहे होते हैं। और फाइनली हम क्या करते हैं, उस रिवाइज ऑपरेशंस को जो कि हमने बिल्ड किया होता है, बाद में क्रिएट किया होता है, उसको फिर हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, मेथड एनालिसिस एक काइंड ऑफ अ ऑपरेशंस को इंप्रूव करने का तरीका है। इसको और जल्दी समझते हैं, ना सिर्फ नोट करने का बल्कि इंप्रूव करने का तरीका है। ठीक है, ये एग्जांपल हम जूम सेशन में समझ लेंगे। याद करें, ये हमने समझा था प्रोसेस मेजरमेंट के अंदर। ये क्या है, ऑपरेशंस फ्लो चार्ट। इसके अंदर तमाम स्टेप्स को अपने स्टेप बाय स्टेप, तमाम एक्टिविटीज को स्टेप बाय स्टेप लिख लिया कि एग्जैक्टली क्या काम होता है। यहाँ पे इसी मिसाल को कंटिन्यू किया जा रहा है कि किस तरह से ये काम कर रहा होता है घड़ी का या इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसको लिखने के बाद हम सारी एक्टिविटीज को प्लॉट कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने समझा था उस लेक्चर के अंदर कि अगर कोई डिले है तो उसको डी से, अगर स्टोरेज पे कोई चीज जा रही है या वहां से आ रही है तो ये स्टोरेज का साइन था। अगर कहीं पे इंस्पेक्शन का काम हो रहा है, उसको फर्दर हम रीचेक कर रहे हैं क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वाला साइन यूज होता है स्क्वायर का। कहीं मूवमेंट का काम है तो वहां पे हम एरोस को यूज कर रहे होते हैं। जो प्रॉपर काम है ऑपरेशन का, वहां पे हम सर्किल या ओ का सारा ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ऑपरेशंस और इंस्पेक्शन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं, बाकी मूवमेंट, डिले एंड स्टोरेज नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में शुमार की जाती हैं। ठीक है, तो ये तमाम काम है जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन को बेहतर तरीके से एसेस करने में मदद देती हैं। और यही वजह होती है, इसी के बेसिस पे हम फिर मालूम करते हैं कि एग्जैक्टली जो मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स हम हायर करने जा रहे हैं वो क्या काम कर रहा होगा और किस तरह के नेचर और किस तरह के स्किल्स का बंदा हमें चाहिए। तो ये डाउन अप अप्रोच पे मामला चल रहा होता है। लाइकवाइज आखिरी बात जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में हम समझना चाहेंगे वो है वर्क एनवायरनमेंट। हमें ये भी देखना है कि जिस काम के लिए हम जॉब डिजाइन कर रहे हैं उसका एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए। यानी इसके अंदर हम वर्कर की सेफ्टी, प्रोडक्ट क्वालिटी, वर्कर प्रोडक्टिविटी का ख्याल रख रहे होते हैं। किस तरीके से, वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करके। ध्यान रखिएगा, किसी इलाके में किसी डिपार्टमेंट के अंदर का अंधेरा ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वर्कर उसको कम दिखाई दे रहा होगा और कम देखने की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी खराब हो रही होगी।
कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर ये होता है कि काफी क्लोज किस्म का एनवायरनमेंट होता है। क्लोज एनवायरनमेंट की बात की एयर की वेंटिलेशन सही नहीं हो रही होती, टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, नॉइज बहुत ज्यादा होती है, लाइटिंग कम होती है। इस वजह से साइकोलॉजिकली उसकी प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है। और इस पर बाकायदा स्टडीज हुई है माजी में कि किस तरीके से आप एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ओशा जो है बाकायदा ये एक बिल पास हुआ था कांग्रेस के अंदर, जो कि अमेरिका के अंदर, वहां से ये बिल पास हुआ और वहां पे इन्होंने वर्क एनवायरनमेंट के बारे में लेजिस्लेशन की कि भाई लेबर की भी कुछ हुकूक हैं, उस लेबर को ऐसे एनवायरनमेंट में ना रखा जाए। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कई जगहों पे ऐसा है कि बहुत बारीक बारीक फ्लफ उड़ रही होती है, और अनफॉर्चुनेटली कई लेबर्स जो हैं, कई जो एम्प्लॉज या लेबर जो वहाँ काम कर रहे होते हैं, सांस के अंदर उस फ्लफ के फंसने की वजह से फेफड़ों के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। कई जगहों पर बहुत एक्सटेंसिव लोडिंग हो रही होती है, जहाँ पे आपकी वर्टेबल कॉलम या बैकबोन पे बड़ा बुरा डैमेजिंग असर हो रहा होता है, और कई एम्प्लॉइज खास उम्र में जाकर उठने बैठने से महरूम हो जाते हैं और बड़ा तकलीफ महसूस कर रहे होते हैं। कुछ जगहों पे नॉइज ज़्यादा, जैसे मैंने टेक्सटाइल का बताया, मैं खुद एक टेक्सटाइल कंपनी में रहा हूँ, तो वहाँ पे हर वक्त खिच की आवाज़ आ रही होती थी। 8 घंटे के बाद जब आप बाहर निकलते थे तो आपको लगता था कि कुछ कमी है, खिच की आवाज़ कहाँ गई। तो देखा जाए तो ये बड़ा अजीब गरीब किस्म के इन्वायरमेंट होते हैं। कुछ जगह पे केमिकल्स का बड़ा मामला होता है, हैजर्डस केमिकल्स, या इन्वायरमेंट के अंदर फ्यूम्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आप बहुत अजीब गरीब या आप सेहत पर आपको मुज़र असरात महसूस हो रहे होते हैं। तो वहाँ पे फिर पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का होना ज़रूरी है। तो आपको वर्क एनवायरनमेंट भी ऐसा डिज़ाइन करना होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके। तो ये पूरा जॉब डिज़ाइन के अंदर ये फिलहाल पहला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमने कंप्लीट किया। अब हमारे पास वर्क डिज़ाइन के अंदर जो वर्क स्टडी हम करने जा रहे हैं उसके अंदर 2 हिस्से और हैं, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह वर्क मेजरमेंट पढ़ेंगे और वर्कर कंपनसेशन पढ़ेंगे। तो ये 2 वीडियोस अब फर्दर आपके पास आने वाली हैं।